हे गाइस, वेलकम टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। जेफरी डैमर का नाम तो आपने काफी बार सुना होगा। ये एक ऐसा शख्स था जो इंसानों का मांस काट के टुकड़ों में खाया करता था। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ऐसा ही एक केस हमारे इंडिया में भी हुआ है। हम बात कर रहे हैं सेक्टर नंबर 36 मूवी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। विक्रांत मैसी और दीपक डोवरियाल स्टारर फिल्म सेक्टर 36। इस मूवी की कहानी ऐसी है जो देखकर, सुनकर या समझकर भी आप उस पर बिलीव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जो कि एक सीरियल किलर की तलाश में उतरती है, जो उत्तर भारत की एक झुग्गी बस्ती से कई बच्चों के गायब होने के पीछे जिम्मेदार है। पर असल में वह निठारी केस के ही तमाम पर्दे खोलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that you won't miss any update in future। मूवी की स्टार्टिंग एक कोठी से होती है, जहां पर प्रेम सिंह सोफे पर लेटे हुए टीवी पर करोड़पति बनने वाला शो देख रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास में एक कॉल आता है। और वो कॉल था उसकी बीवी का, जो कि गांव में रहती थी। प्रेम की 6 साल की बेटी भी है और मालूम चलता है कि प्रेम की पत्नी प्रेग्नेंट भी है। इसीलिए प्रेम उसका अक्सर ख्याल रखता है और हालचाल भी पूछता रहता है। अब शो खत्म होते ही प्रेम अपने ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है, जहां पर पहले से ही बंधी हुई स्कूल की एक बच्ची को वो बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। और फिल्म का पहला सीन आपके रोंगटे खड़े कर देता है, जब प्रेम उस छोटी सी बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद में हमें रामचरण पांडे को दिखाया जाता है, जो इस एरिया के एसआई हैं। और पांडे जी की फैमिली में उनकी पत्नी के अलावा 6 साल की बेटी है। पांडे जी हर रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब पांडे जी पुलिस स्टेशन आते हैं तो वहाँ पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर हमें कई सारे पोस्टर्स देख पाते हैं। तब हमें मालूम चलता है कि इस एरिया में बहुत से बच्चे लापता हैं और पुलिस अब तक एक भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाई है। जिसके बाद में पांडे जी के पास एक आदमी आता है और वो अपनी बेटी के बारे में पांडे जी को बताता है कि उसकी बेटी कुछ दिन पहले ही लापता हो गई थी और अब तक वो नहीं मिल पा रही है। पर पांडे जी का मानना है कि जिस बस्ती से सारे बच्चे गायब हो रहे थे, दरअसल वो गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चे अपनी मर्जी से ही भाग रहे हैं। पांडे जी का फंडा एकदम सिंपल था। उनका कहना था कि यह कॉकरोच कितनी भी जरा बॉडी बना ले, आना तो इन्हें जूतों के नीचे ही है। तो इस तरह से पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर अब बहुत सारी फोटो और पोस्टर्स लगे हुए थे। तभी हमें बस्ती के कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख पाते हैं। उनकी बॉल नाले में चली जाती है और तभी अली नाम का एक लड़का उस बॉल को लेने के लिए जाता है। जब वो बॉल उठा ही रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक हाथ पर, जो कि पूरी तरह से कंकाल बन चुका था, जिस वजह से पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है। पुलिस वालों का मानना था कि यह किसी लंगूर का हाथ है, लेकिन पांडे जी को मालूम है कि ये एक रियल हाथ है। पर पांडे जी ऐसा नहीं बताते और उन्हें ये भी नहीं लगता कि ये हाथ इसी बस्ती का है। उन्हें लग रहा था कि इस नाले में बहुत दूर से बहकर ये आ गया है। अब क्योंकि इस हाथ को अली ने देखा था और पुलिस वालों को भी खबर दी थी, तो अली को 100 रुपए दिए। तभी हम प्रेम को देखते हैं, जो कि अपनी कोठी से सारा नजारा देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अली के घर पर अंडे खत्म हो जाने की वजह से उसके पिता उसे अंडे लेने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही अली अंडे लेने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे प्रेम सिंह मिलता है। प्रेम सिंह अली को चॉकलेट देने के बहाने बात करने लगता है और इसी बहाने वो उसका मुंह बंद करके वहां से किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। प्रेम सिंह वहां पर अली को बड़ी साधारण भाषा में बताता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरी बची हुई कीमती चीजों को भी बेच डालूंगा। अली कहता है कि मेरे पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन प्रेम उससे अपना एक फ्लैशबैक बताता है और बताता है कि जब मैं तेरी उम्र का था 1983 में मेरे मामा थे, जो मुझ पर काफी ज्यादा जुल्म किया करते थे और बचपन से ही प्रेम का शोषण होता आया है। प्रेम छोटा था इसलिए कुछ भी नहीं कर पाया। साथ ही मालूम चलता है कि प्रेम के मामा की एक मीट शॉप की दुकान भी होती है। जब दुकान बंद हो जाती थी तब वो शटर बंद करके वहां पर प्रेम के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करते थे, उसी का शोषण करने लगते थे। एक दिन अचानक प्रेम को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मामा को ही खंजर से मार डालता है। वो उनके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करता है और उनका मांस भी खाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम प्रेम सिंह को अपनी बीवी से बात कर रहा देखते हैं और वो बात कर ही रहा होता है कि तभी प्रेम के पास में छोटे लाल कंपाउंडर का कॉल आता है और वो अपने घर से बाहर बुलाता है। तभी प्रेम उससे मिलने के लिए जाता है और जो बच्चे के ऑर्गन्स उसने निकाल लिए थे वो छोटे लाल को ले देता है।
तब हमें ये भी मालूम चलता है कि छोटे लाल एक हॉस्पिटल का कंपाउंडर का काम करता है और प्रेम जो बच्चों के ऑर्गन्स देता है उन्हें इल्लीगल रूप से बेच देता है। ऑर्गन्स को छोटे लाल को देने के बाद में जो भी बॉडी बचती है उसी प्रेम उसी बॉडी को या तो कोठी में ही दफना देता है या फिर उसे नाले में फेंक देता है। इस तरह से उसने बहुत सारे बच्चों को मारा है और अब मालूम पड़ता है कि प्रेम जिस कोठी में रहता है वो कोठी भी प्रेम की नहीं, वो कोठी दरअसल में बस्सी नाम के एक बहुत ही अमीर और पावरफुल आदमी की है। प्रेम तो बस उस कोठी पर एक नौकर है और बस्सी का उस कोठी पर कम ही आना जाना होता है। बस्सी के काले सच के बारे में हमें मालूम चलता है कि वो अपनी पोती से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, वो उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है। आज उसकी पोती का जन्मदिन था इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसे हमें मालूम पड़ता है कि बस्सी ठीक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण पुलिस भी उसकी जेब में रहती है। अब आगे की कहानी में हमें जुमकी नाम की एक लड़की की फैमिली दिखाई जाती है। क्योंकि आज नवरात्रि की पूजा थी इसलिए वो सभी लोग पूजा में आने वाले थे। दूसरी तरफ हमें साईं को प्रेम के बारे में बताया जाता है। प्रेम ने आज बहुत सारे बच्चों को मारा है और उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके ऑर्गन्स भी बेचे हैं, साथ ही उसने इन बच्चों के मांस भी खाए हैं। आज तक जितने भी बच्चे लापता हुए हैं सारे बच्चे इसी बस्ती से प्रेम ने ही गायब किए थे। दूसरी तरफ जुमकी जब पूजा में होती है तभी अचानक से उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल लेने के लिए तुरंत ही बाहर जाती है और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि पांडे जी पूरी फैमिली जो है वो रामलीला में जाने वाली थी और रामलीला में रावण का रोल जो प्ले करने वाला होता है वो पांडे जी होते हैं। तो रामलीला के मैदान में पांडे जी रामलीला कर रहे थे और वहीं पर हम प्रेम सिंह को भी देख पाते हैं जो कि रावण का मुखौटा पहने हुए वहाँ पर आया था। प्रेम के आने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जरूर किसी बच्चे को किडनैप करने के लिए वहाँ पर आया था और वहीं पर छोटे लाल कंपाउंडर भी अपनी एम्बुलेंस वाली वैन लेकर खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ पांडे जी रावण के किरदार में थे। यहाँ पर हम जुमकी के पिता को भी उसके पास आता देखते हैं जो कहते हैं कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है और उसे ढूंढना होगा, लेकिन पांडे जी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो वहां से जाने के लिए कहते हैं। पर वो जुमकी के पिता पांडे से कहते हैं कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद तभी आपको समझ में आता कि बेटी का खो जाना कैसा होता है। ये सुनने के बाद में पांडे जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर जुमकी के पिता को बहुत ज्यादा सुनाते हैं और उसे वहां से निकाल देते हैं। अब शो खत्म होने के बाद में पांडे जी अपनी बेटी और पत्नी के पास पहुंचते हैं। वहाँ पर अपनी बेटी को ना पाकर पूछने लगते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बताती है कि वो वॉशरूम गई है। ये सुनते ही पांडे जी चिंता में आ जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी हम प्रेम को देख पाते हैं जो कि पांडे जी की बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और जब पांडे जी अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं तभी उनकी नजर पड़ती है प्रेम के ऊपर जो कि उन्हीं की बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। यहाँ पर प्रेम ने भी उन्हें देख लिया था इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है और पांडे जी की बेटी को वहीं पर छोड़कर भागकर निकल जाता है। तभी पांडे जी तुरंत अपनी बेटी के पास दौड़ते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी सिर्फ बेहोश है। वहां पर छोटे लाल कंपाउंडर तुरंत अपनी एम्बुलेंस को स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। ना चाहते हुए भी छोटे लाल को पांडे जी की बेटी की मदद करना पड़ती है और वो वहां पांडे जी तुरंत ही प्रेम के पीछे पड़ जाते हैं। वो जब उसे ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाले होते हैं तभी ठोकर लगने की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और प्रेम उनके हाथों से निकल जाता है। प्रेम घर पहुंचने के बाद में सबसे पहले अपनी कैसेट निकालता है और उसमें सदाबहार तराने लिखा हुआ था उसे अपनी बीवी के पास भेज देता है। जब पांडे जी अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तब वहाँ पे पांडे जी बीवी ने पांडे को बहुत ज्यादा चिल्लाया और बुरी तरह से डर जाते हैं। वो उनसे दोबारा पूछती है वो आदमी आखिर था कौन जो कि हमारी बेटी को किडनैप करके साथ लेकर जा रहा था। अगर हमारी बेटी को किडनैप करके ले जाता तो हम क्या कर लेते। ये सुनने के बाद में पांडे जी की आंखें खुलती है और अब उन्हें मालूम भी चल जाता है कि बच्चे सचमुच गायब हो रहे थे, उन्हें कोई किडनैप कर रहा है। और अब पांडे जी उन गायब बच्चों के माता पिता के दर्द को महसूस कर पा रहे थे, इसलिए वो अगले दिन ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो जुमकी के पिता को अपने पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और वहाँ पर जुमकी के बारे में पूछते हैं कि आखिर लास्ट टाइम पर वो कहाँ पर गई थी। पता चलता है कि जुमकी की लास्ट लोकेशन बस्सी की कोठी के सामने थी, इसलिए वो तुरंत बस्सी की कोठी में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाते हैं। दरवाजा प्रेम खोलता है और तभी हमें पता चलता है कि बस्सी फिलहाल इस कोठरी में मौजूद है। इससे पांडे बस्सी से पूछताछ करने लगता है और जुमकी के बारे में पूछता है। बस्सी बताता है कि जब यह सब कुछ हुआ तब वो घर पर था ही नहीं और वैसे भी ये सारी बातें मेरे नौकर ने तुम्हें बता दी है।
पीछे से प्रेम में सारी चीजें देख रहा होता है कि तभी अचानक से झुमकी के पिता उसके घर में घुस जाते हैं और वो वहां पर बस्सी को उल्टी सीधी गालियां देने लगते हैं। लेकिन तभी बस्सी को गुस्सा आ जाता है और वो पांडे की झुमकी के बारे में सच बताने लगता है। बस्सी बताता है कि झुमकी एक धंधे वाली थी और तो और इसके बाप ही उस धंधे पे लगवाता है और वो बताता है कि झुमकी उसके घर पर अक्सर आया करती थी, लेकिन इसके जिम्मेदार बस्सी नहीं बल्कि उसी का बाप है। ये सुनने के बाद में पांडे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो झुमकी के पिता को गालियां देते हुए वहां से निकाल देता है और वो कहता है कि अगर तू अगली बार मुझे मिला तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो बस्सी ने डीएसपी के पास में कॉल कर दिया था और वो डीएसपी की पांडे से भी बात करवाता है। डीएसपी रस्तोगी ने पांडे से साफ साफ कह दिया था कि बस्सी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना आए। अब जब पांडे अपने घर जा रहा होता है तभी प्रेम बाहर आता है और वो दरवाजे पर आकर पांडे से कहता है कि क्या तुम्हारी भी कोई बच्ची है। ये सुनने के बाद में पांडे कहता है कि तुझे क्या करना है, जिस पर प्रेम कहता है कि उसकी भी एक 6 साल की बेटी है और उसे भी हमेशा डर लगता है कि कहीं उसके साथ में कोई गलत ना कर दे। अब जब पांडे जी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर डीएसपी रस्तोगी पांडे को खूब डांट लगाता है और कहता है कि आज के बाद कभी बस्सी के घर पर अपने कदम मत रखना और अगर उसका नाम कहीं पर आ भी जाए तब भी उसे इग्नोर कर देना, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि बस्सी की बहुत बखत है और वह डीएसपी को अपनी जेब में रखता है। अब कांस्टेबल पाठक यहाँ पर पांडे को बताता है कि हमें झुमकी का रिक्शा ड्राइवर मिला है और यही ड्राइवर झुमकी को हर जगह पर छोड़ा करता था। उसके बाद में रिक्शे के ड्राइवर के पास में मोबाइल फोन को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें प्रेम सिंह का नंबर सेव है। तो पांडे तो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि इन सभी के पीछे प्रेम का हाथ है, लेकिन डीएसपी रस्तोगी के कहने के मुताबिक वो बस्सी के घर पर जाकर पूछताछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एक बार फिर डीएसपी के घर पर जाता है और प्रेम सिंह के बारे में बताता है। लेकिन डीएसपी रस्तोगी ने साफ कह दिया था कि तुम्हें उनके घर पर जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें उनके घर पर जाना ही नहीं है। और कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं कि कोठी के बाहर में छोटी लाल कंपाउंडर जो है वो वहां पर प्रेम से मिलने के लिए आया हुआ होता है और दूसरी तरफ हम पांडे जी को देख पाते हैं जो इन पर नजर बनाए रखे हुए खड़े हुए थे, जो अपने पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल पाठक के साथ में बैठे हुए थे। तभी पांडे जी की नजर छोटे लाल कंपाउंडर पर पड़ती है। उन्हें याद आता है कि जब उनकी बेटी किडनैप किया जा रहा था तभी छोटे लाल कंपाउंडर एम्बुलेंस को स्टार्ट करके वहां पर खड़ा हुआ था। उन्हें समझ आ चुका था कि यह भी उसी के साथ में शामिल है, इसलिए हॉस्पिटल जाकर छोटे लाल कंपाउंडर को किडनैप कर लेते हैं और उसे खुफिया जगह पर ले जाते हैं। वो छोटे लाल कंपाउंडर से पूछताछ कर रहे थे लेकिन छोटे लाल उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन आखिरकार में छोटे लाल कंपाउंडर ने पांडे को प्रेम का कारनामा बता दिया। उसने बताया कि इन सब के पीछे प्रेम का ही हाथ है, जिसके बाद में राजस्थान के अलवर से हमें भूपेंद्र नाम के एक बड़े अधिकारी को देख पाते हैं। यहाँ पांडे ने भूपेंद्र को अपने पास बुला लिया था और अब भूपेंद्र पांडे के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने वाले थे। भूपेंद्र जब बच्चों की कहानी सुनता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंत ही बस्सी के पास कॉल करके सारी बातें बता देता है और वो बताता है कि छोटे लाल कंपाउंडर को इन लोगों ने खुफिया तरीके से कहीं पर बंधक बना के रखा है। यह बात जब बस्सी को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही हरियाणा में एक जगह पर कॉल करता है, जिसके बाद में लोकल गुंडे हुआ करते थे वो वहां पर आकर छोटे लाल कंपाउंडर के बारे में ढूंढकर, और वो इतने ज्यादा खूंखार होते हैं कि बस्सी की हर एक बात मानते हैं। और अब जब पांडे और भूपेंद्र भी छोटे लाल कंपाउंडर के पास जा रहे होते हैं तो उनके पहले ही बस्सी के लोकल गुंडे आकर उसके पास पहुंच जाते हैं और छोटे लाल कंपाउंडर को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही भूपेंद्र और पांडे जी उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें छोटे लाल कंपाउंडर कहीं पर भी नजर नहीं आता। छोटे लाल के ऊपर नजर रखने की जिम्मेदारी पाठक को दी गई थी। पाठक तो खाना खाने के लिए कहीं पर चला गया और इसी वजह से कुछ भी नहीं मालूम चलता। ये सुनने के बाद में पांडे को गुस्सा आ जाता है और वो पाठक को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। तभी भूपेंद्र कहता है कि तुम रस्तोगी की चिंता मत करो, हम डायरेक्ट प्रेम से पूछताछ करेंगे। ये सुनने के बाद में पांडे और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि प्रेम रियल सस्पेक्ट है। अब अगले दिन जब प्रेम को पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर प्रेम सबसे पहले पांडे से माफी मांगता है और वो कहता है कि उसे मालूम नहीं था कि रामलीला में जिस बेटी को उसने किडनैप किया था वो पांडे की बेटी है, वरना वो उसे कभी किडनैप नहीं करता। इतना ही नहीं, अगर मुझे सच में इस बारे में पता होता तो मैं
के किडनैप करने के बारे में सोचता ही नहीं। प्रेम यहाँ पर पूरी तरह से रिलैक्स था और पांडे जी को वो सब कुछ बता रहा था जो कि उसे जानना था, क्योंकि उसे मालूम है कि आगे चलकर बस्सी मतलब उसके पापा जी उसे बचा लेंगे। तो पांडे यहाँ पर प्रेम से पूछता है कि तुमने झुमकी को कहाँ किडनैप किया, जिस पर प्रेम बताता है कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया बल्कि मैंने उसे मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके नाली में बहा दिया। पांडे कहता है कि तुम ऑर्गन्स भी बेचते हो, जिस पर प्रेम कहता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ झुमकी के ऑर्गन्स नहीं बेचे, बाकी सारे बच्चों के ऑर्गन्स उसने बेच दिए, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसने बहुत सारे बच्चों को मारा हुआ है। प्रेम यहाँ पर सबसे पहले झुमकी के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो धंधे वाली थी, फिर भी प्रेम ने उससे प्यार किया और एक दिन जब पापा जी घर पर नहीं थे तो उसने क्लाइंट के रूप में कॉल करके उसे कोठी पर बुला लिया, लेकिन वो तो नखरे करने लगी थी और जब प्रेम ने उसे पैसे दिए तब भी वो उसे नौकर ही समझ रही थी और उल्टी सीधी बातें बोल रही थी। ये सब सुनने के बाद में प्रेम को गुस्सा आ गया और उसने उसे काट कर मार दिया। अब वो बताता है कि मामा के बारे में, वो बताता है उसके मामा के बारे में कि उसके मामा उसका शोषण किया करते थे, लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो एक दिन उसने अपने मामा के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनका मांस भी खा लिया और उनका मांस खाते ही उसे ये लत सी लग गई और अब उसके बाद में उसे हर 2-4 महीने में एक बॉडी चाहिए होती थी। प्रेम बताता है कि उसने आज तक 24 से 25 बच्चों की जान ले ली है और सारे बच्चे लोकल बस्ती के ही हुआ करते। उन सारे बच्चों को मारने के बाद में ऑर्गन्स को वो छोटे लाल को बेच दिया करता था, जिसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलते थे और बाद में वो उन्हीं बॉडी को या तो कोठी में ही दफना दिया करता था या फिर नाले में बहा दिया करता था। लेकिन पांडे को एक और बात जाननी थी कि क्या इन सब के पीछे बस्सी का भी हाथ है, लेकिन यहाँ पर प्रेम बस्सी के बारे में कुछ नहीं बताता। वहाँ बस्सी के गुंडे ने छोटे लाल कंपाउंडर को जान से भी मार दिया था। अब अगले दिन पांडे प्रेम को बस्सी की कोठी पर लेकर जाता है, उस जगह पर जहाँ पर कि प्रेम ने ढेर सारे बच्चों की बॉडी को दफन कर रखा था। वहाँ पर पुलिस वाले इधर उधर खुदाई कर रहे थे। ये देखने के बाद में प्रेम खुद ही खुदाई करने लगता है और वहाँ पर ढेर सारे बच्चों की लाशें निकालता है जो कि पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। ये कोठी के आजू बाजू के नालों में सब जगह छानबीन की जाती है और उन्हें वहाँ पर बहुत सारे कंकाल देखने को मिलते हैं, जिसके बाद में हमें पता चलता है कि वो सचमुच 24 से 25 बच्चों को मार गिराया है। इस तरह से बस्सी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब बस्सी की जांच पड़ताल के लिए एक टीम बनाई जाती है और उसका हेड होता है रस्तोगी, और रस्तोगी तो पहले से ही बस्सी की जेब में था, इसलिए वो बस्सी को बहुत इजीली निकल जाने देता है। अब ये बिल्कुल तय था क्योंकि हेड पुलिस वाला ही उसकी जेब में था। रस्तोगी ने मीडिया के सामने भी बता दिया था कि आज जो भी सारे कारनामे हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम का हाथ है। बस्सी तो इन सब वक्त पे घर पे था ही नहीं, इसलिए उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये सारी न्यूज जब पांडे देखता है तो उसे काफी बुरा लग रहा था। उसे मालूम था कि इन सब में बस्सी का भी बराबर हाथ है, इसलिए वो तुरंत ही भूपेंद्र के पास कॉल करते हैं। उनसे कहते हैं कि उन्हें आखिरी बार प्रेम से मिलना है, इसलिए अगले ही दिन प्रेम से मिलने के लिए वो पहुंच जाते हैं कि आखिर तुम अपने घर वालों को कैसे ख्याल रखते हो। तो प्रेम ने बताया कि छोटे लाल कंपाउंडर जो है वो उसे पैसे दिया करता था और छोटे लाल कंपाउंडर ही गांव में उसकी पत्नी के पास पैसे भेज दिया करता था। और यहाँ पर प्रेम पांडे को बताता है कि वो दूसरी बार बाप भी बन चुका है। प्रेम फुल कॉन्फिडेंस में था, उसे मालूम है कि बस्सी पापा जी उसे बचा लेंगे। लेकिन यहाँ पर पांडे जी प्रेम से कहते हैं कि अब तुम्हारी पत्नी के पास में पैसे कौन भेजेगा, क्योंकि छोटे लाल कंपाउंडर को तो तुम्हारे पापा जी मतलब बस्सी ने मार डाला है और सारा का सारा इल्जाम जो है वो तुम्हारे ऊपर दे दिया है और वो इन सब से बाहर निकल गए हैं, मतलब कि तुम अकेले ही जेल में सड़ने वाले हो। ये सुनने के बाद में प्रेम पांडे को सब कुछ बता देता है कि जो उन्हें जानना था। अब उसी रात में पांडे जी प्रेम के गांव निकल जाते हैं। जाने से पहले वो कांस्टेबल पाठक से मिलते हैं और उससे एक लैपटॉप भी लेते हैं। पांडे जी प्रेम के गांव जा रहे थे, ये बात सिर्फ और सिर्फ पाठक को मालूम थी। और जब पांडे जी अगले सुबह तराने की कैसेट जो कि प्रेम ने ही अपनी पत्नी को भेजी थी उससे मांगते हैं, तो वहाँ पर पांडे जी उस कैसेट को प्ले करके देखते हैं और जो उनके सामने आता है उसे जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि बस्सी जिन भी लड़कियों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करता था वो उनकी वीडियो भी बनवाया करता था। उन्हीं में से एक वीडियो की कॉपी प्रेम ने चुरा ली थी और उस कैसेट में जो भी था उसे देखकर पांडे जी की रूह कांप गई थी। ये देखने के बाद में वो तुरंत ही उस कैसेट को लेकर वापस आने लगते हैं, लेकिन बहुत देर तक उन्हें कोई भी साधन नहीं मिल पाता। तभी एक कार उनके पास आती है और पांडे जी उससे लिफ्ट लेने लगते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ये लोग तो वही लोग हैं
जो दरअसल में बस्सी के लोकल गुंडे हैं। और कुछ देर बात करने के बाद में हमें पता चलता है कि ये लोग बहुत देर से पांडे को ही ढूंढ रहे थे, जिसके बाद में वो पांडे के ऊपर बार बार वार करके उसे जान से मार डालते हैं और उस कैसेट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि ये लोग इसी कैसेट के पीछे यहाँ पर आए थे। अब कुछ महीने बाद में एसआई पांडे की जगह पर पाठक जी आ चुके थे, क्योंकि पाठक ने उनकी जगह ले ली थी, जिसे हमें पता चलता है कि पाठक ने ही पांडे के बारे में बस्सी को बताया और इसके लोगों ने उन्हें मार गिराया। हम ये भी देखते हैं कि पांडे जी का भी पोस्टर पुलिस स्टेशन के मिसिंग वाले बोर्ड पर लग गया था। तभी हम देखते हैं कि विनाम कांस्टेबल के घर पर एक पार्सल आता है, जिसमें एक कैसेट थी जिस पर लिखा हुआ था सदाबहार तराने। मतलब अभी भी बहुत सारे राज खुलने के लिए बाकी थे, लेकिन यह कैसेट किसने भेजी है ये नहीं बताया गया। तो दोस्तों, ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर आप सोचते हैं कि मूवी खत्म होने वाली है, वहीं पर एक नए सस्पेंस के साथ ये दोबारा मैदान में लौट आती है। हो सकता है कि शायद हर कोई इस मूवी को नहीं देख पाएगा, और इस मूवी में गालियां भी भर भर के हैं, तो परिवार के साथ तो ये नहीं देखी जा सकती। लेकिन खैर, यही थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। प्लीज आप देखिए और बताएं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि मैंने पहले भी मूवी में बताया है कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, निठारी कांड। और जिन्हें इस कांड के बारे में पहले से नहीं पता, उनके लिए ये स्टोरी और भी ज्यादा शॉकिंग होगी। ये फिल्म इतनी ज्यादा थ्रिल और शॉक की फीलिंग्स डिलीवर करती है कि इसे खत्म होने के बाद में भी आप थोड़ी देर तक सन्नाटे में ही रहेंगे। तो दोस्तों, जाने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी और भी मूवीज आपके लिए लेकर आती रहूं। Thanks for watching Thriller Explorer.